नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। 60th बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए हम लोग टेस्ट सीरीज लगाने का प्रयास कर रहे हैं। आशा करते हैं कि यहाँ से बीपीएससी के द्वारा प्रश्न पूछा ही जाएगा। यह टेस्ट सीरीज बिल्कुल ही फुल टेस्ट पर आधारित होगा, अर्थात सारे ही विषयों का इसमें कंप्लीट कंपाइलेशन होगा। 2 टेस्ट सीरीज ऑलरेडी हम लोग लगा चुके हैं, उसे आप लोग ज़रूर जाके देखिए। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं तीसरे टेस्ट सीरीज की तरफ। देख पा रहे हैं यहाँ पे 51 नंबर प्रश्न, द्विवार्षिक त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती के 15वें संस्करण में सम्मिलित यहाँ पे देश कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पे द्विवार्षिक यहाँ पे है, अर्थात यहाँ पे साल में 2 बार इसका आयोजन किया जाता है। और त्रिपक्षीय है, यहाँ पे 3 देशों ने इस पे पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पे हिट भी कर दिया है, जिसका नाम है यहाँ पे दोस्ती, ध्यान रखिएगा, जिसका नाम है दोस्ती। इसका 15वां संस्करण। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे भारत, मालदीव और श्रीलंका। ध्यान रखिएगा, भारत, मालदीव और श्रीलंका के साथ, जो कि ठीक है हाल ही में इसका ठीक है आयोजन किया गया था मालदीव में। कहाँ पे, ये भी पूछ सकता है, मालदीव में इसके 15वें संस्करण का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में कार्तिक पूर्णिमा को बोईता वंदना के नाम से यहाँ पे मनाया गया। ध्यान रखिएगा, कार्तिक पूर्णिमा को, ठीक है। तो पूर्णिमा मतलब देख रहे हैं ना यहाँ पे, पूर्णिमा का चांद, ठीक है। तो समझना है आपको, बोईता का मतलब होता है यहाँ पे नाव। ध्यान रखिएगा, बोईता का मतलब होता है यहाँ पे नाव, और वंदना का मतलब आप समझ ही सकते हैं, वंदन करना, ठीक है। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, यहाँ पे उड़ीसा। उड़ीसा के लोग देखिए अपने पूर्वजों को, ठीक है, वंदना करते हैं। किस परिप्रेक्ष्य में, तो पुराने देखिए उड़ीसा का जो तटवर्ती जो इलाका है, यहाँ पे ये लोग व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाया था नाव के माध्यम से। ध्यान रखिएगा, नाव के माध्यम से। तो एक तरह से ये लोग जल की पूजा करते हैं, छोटे छोटे सिंबॉलिक जो नाव को, प्रतीकों को बना के इनका व्यापार अगर उस समय अगर देखा जाए, अगर देखेंगे आप लोग, लगभग जो मौर्यकालीन समाज था उसी के पैरेलल, तो बहुत दूर दूर तक जावा, सुमात्रा हो गया, श्रीलंका हो गया, ठीक है, उन सारे देशों के साथ था। तो इसीलिए उनकी याद में लोग बोईता वंदना मनाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे उस्ताद है। यहाँ पे उस्ताद क्या है, यहाँ पे देखिए जैसा नाम है, ठीक है, आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा, ठीक है। उस्ताद होता है ना, कोई भी कार्यकला में, मतलब कोई किसी भी कार्य में कोई व्यक्ति अगर ज़्यादा निपुण हो जाता है तो उसको उस्ताद बोला जाता है। इसका करेक्ट उत्तर यहाँ पे देखिए मैं बताऊंगा, लेकिन देखते चलते हैं। मौसम के बारे में रियल टाइम डेटा एकत्रित करने के लिए एक मानव रोबोट। तो देखिए ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पे भी रियल टाइम डेटा को एकत्रित करने के लिए, माने उस्ताद को हर तरह से इंडिकेट करने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है, वैसे ही ऑप्शन भी दे रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे एक बार रीडिंग लगाना यहाँ पे जरूरी होता है। इसका करेक्ट उत्तर है पारंपरिक कला और शिल्प के विकास के लिए यह योजना, ध्यान रखिएगा, चलाया जा रहा है। पारंपरिक कला और शिल्प के विकास के लिए यह योजना चलाया जा रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा यह योजना देखिए चलाई जा रही है। केंद्र सरकार के द्वारा यह योजना चलाई जा रही है। इसमें देखिए विशेष तौर पे क्या किया जा रहा है, तो जो भी पारंपरिक कला है, ठीक है, पारंपरिक कला में जो भी महारत जो, ठीक है, जिनको हासिल है शिल्प बनाने में या फिर छोटी मोटी जो वस्तु बनाने में, तो अब उसमें कई तरह का मजदूर भी हो सकते हैं, ठीक है, मतलब कुशल कह सकते हैं, अकुशल जो मजदूर हो गए, तो उन्हीं लोगों को यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रहा है, एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे उपलब्ध करा रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा है कि भाई आएँ अपने, ठीक है, हस्तकला हो गया, शिल्प को, ठीक है, बनाएं, ठीक है, उनको मार्केट हम देंगे, ताकि बड़ी बड़ी कंपनियों से इनका कंपटीशन, ठीक है, हो पाए, या फिर बड़ी कंपनियों की एक चुनौती यहाँ पे ये लोग पेश कर पाए। बहुत अच्छी पहल है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। उस्ताद। जवाबित का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। जवाबित का संबंध निम्नलिखित में से किससे था, देखते चलिए। यहाँ पे इसका संबंध हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, मिडिएवल हिस्ट्री से, ठीक है, मध्यकालीन भारत से इसका संबंध है। आप लोग हिट भी, ठीक है, मैंने कर दिया आप लोगों को। ये चलाया गया था, देखिए, मुगल बादशाह अकबर के समय चलाया गया था। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, राज्य कानून से। ध्यान रखिएगा, राज्य कानून से, ठीक है, जवाबित का संबंध यहाँ पे हो जाएगा राज्य कानून से। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। दिल्ली के लाल किला, तो लाल किला तो देखिए बनवाया था किसने, ठीक है, आपको तो पता होना चाहिए, शाहजहां ने बनवाया था। और शाहजहां देखिए ये नहीं चाह रहा था कि लाल किले के अंदर कोई मस्जिद बने, इसीलिए नमाज अदा करने के लिए शाहजहां के द्वारा बाहर देखिए, ठीक है, मस्जिद का निर्माण करवाया गया, जिसका नाम था जमा मस्जिद, ठीक है, मतलब जमा मस्जिद। लेकिन औरंगजेब आया तो इसको तो भाई घर में चाहिए था,
तो इसीलिए औरंगजेब के द्वारा मोती मस्जिद का निर्माण यहाँ पे दिल्ली के लाल किले के अंदर ठीक है करवाया गया। तो आप जाएंगे लाल किला में, ठीक है, तो ज़रूर देख के आइए। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? बहुत ही, ठीक है, फेमस शासक का पुत्र ही कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रणजीत सिंह के बाद ही ये सब आएगा। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे दिलीप सिंह। देख पा रहे हैं यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे दिलीप सिंह, ठीक है। लगभग माना जाता है कि 1849 में जब द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ, उसी युद्ध में दिलीप सिंह को पराजित कर दिया गया। बेचारा बच्चा था, ठीक है। इसकी संरक्षिका के तौर पे थी एक महारानी जिंदल कौर, बहुत ही फेमस, ठीक है, रानी के तौर पे उनका, ठीक है, नाम लिया जाता है। तो 1849 में देखिए द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के माध्यम से पंजाब का, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, विलय कर लिया गया, ठीक है, पंजाब का विलय कर लिया गया। और इस दिलीप सिंह को पेंशन दे के इसको ब्रिटेन भेज दिया गया, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है विजयनगर का प्रसिद्ध हजार मंदिर किसके शासन में निर्मित हुआ था? बड़ा, देखिए, विजयनगर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। यहाँ से एक आध प्रश्न आपको देखने के लिए ऑन एन एवरेज हर एक एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। तो इसका करेक्ट यहाँ पे उत्तर हो जाएगा कृष्ण देव राय के समय। ध्यान रखिएगा, कृष्ण देव राय के समय यहीं पे हुआ था, ठीक है। हजार मंदिर, ठीक है, इसी के शासनकाल में निर्मित हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो देखिए हरिहर और बुक्का ने, ठीक है, हरिहर और बुक्का ने इस विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली हुई थी। इस विजयनगर साम्राज्य में देखा जाए तो टोटल 4 वंशों ने, ध्यान रखिएगा, 4 वंशों ने यहाँ पे शासन किया हुआ था। नंबर 1 जैसे हो जाएगा संगम वंश, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा तुलु वंश, और उसके बाद हो जाएगा अरविडु वंश, ठीक है, अरविडु वंश। तो कई बार इसे भी पूछ लेता है, ठीक है, मैचिंग करने के लिए भी आपको दे देगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, बिल्कुल ही यूपीएससी पे आधारित ये प्रश्न है। खूब एक आध प्रश्न यूपीएससी यहाँ से बनाता है, ध्यान से देखते चलिए, सही कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, थोड़ा देखिए। A1 सबसे अधिक उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ सामान्यतः 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। देख पा रहे हैं 200 सेंटीमीटर से अधिक। अब दिमाग, ठीक है, एकदम मैपिंग में, ठीक है, थोड़ा सा नज़र डालिए, दिमाग लगाइए कि कहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तथा शुष्क ऋतु अत्यंत यहाँ पे छोटी हो जाती है। ध्यान रखिएगा, शुष्क ऋतु अत्यंत छोटी हो जाती है। वृक्ष बहुत ऊंचे 60 मीटर या उससे भी ज़्यादा होते हैं। चूँकि यह इलाका पूरे साल गर्म और आर्द्र होता है, अतः यहाँ हर तरह की वनस्पति प्रचुर मात्रा में मिलती है। पेड़, झाड़ियाँ, बहुस्तरीय संरचनाएं देने वाली लताएं। उपयुक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किन वनों में यहाँ पे पाई जाती है? देख पा रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा देख लीजिए। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, और चौथा ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। अब यहाँ पे देखिए सारा का सारा जो, ठीक है, क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिए आपको हिंट करने के लिए आर्द्र दे दिया है, पर्णपाती दे दिया है, सदाबहार वन दे दिया है, शुष्क पर्णपाती वन यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। अब एक बार फिर से थोड़ा पढ़ने की कोशिश कीजिए कि ये वन सबसे अधिक उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ सामान्यतः 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, शुष्क ऋतु यहाँ पे क्या हो जाती है, अत्यंत यहाँ पे कह रहा है कि छोटी हो जाती है। जबकि विषुवतरेखीय क्षेत्रों में देखेंगे तो जनरली जो, ठीक है, दिन और रात की जो अवधि होती है वहाँ पे क्या हो जाएगी, लगभग देखेंगे तो वहाँ पे, ठीक है, बराबर ही देखने के लिए मिलेगी। वृक्ष बहुत ऊंचे 60 मीटर या उससे भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। चूँकि इलाका पूरे साल गर्म और आर्द्र होता है, यहाँ हर तरह की वनस्पति प्रचुर मात्रा में मिलती। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि हर तरह की वनस्पति प्रचुर मात्रा में मिलती है। पेड़, झाड़ियाँ और बहुस्तरीय संरचनाएं देने वाली लताएं भी हैं। इसका मतलब कि साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि एक ऐसे वन के बारे में आपको बताना है जहाँ पे, ठीक है, सालों भर ग्रीनरी, हरा भरा यहाँ पे रहता हो। और वैसे आप देखेंगे तो एक करेक्ट उत्तर, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी दिया है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। ध्यान रखिएगा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। सदाबहार वन आप समझ रहे हैं ना कि ऐसा वन जिसमें सालों भर ग्रीनरी, ठीक है, मतलब कौन से, ठीक है, जो पेड़ पौधों की जो भी यहाँ पे पत्तियाँ है गिरेगी, फिर दूसरा आ जाएगा वहाँ पे, मतलब समझ रहे हैं ना, वहाँ पे एकदम सालों भर यहाँ पे ग्रीनरी यहाँ पे पूरी तरीके से मौजूद होगी। तो यही है, लगभग विषुवतीय जो रेखीय का जो क्षेत्र है लगभग आपको देखने के लिए मिल जाएगा 10 डिग्री से, ठीक है, 30 डिग्री के बीच ये वृक्ष आपको भारत में अच्छे खासी मात्रा में देखने के लिए मिल जाएगी। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे
सी। कुछ इंपॉर्टेंट अगर इसके वृक्ष की बात करें, जैसे आबनूस हो गया, ठीक है, आबनूस, महोगनी हो जाएगा, रबर हो जाएगा, ठीक है, ऐसे प्रमुख वृक्ष हैं। व्यवसायिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इन वनों का दोहन करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स होता है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? ग्लोबल रिस्क यहाँ पे प्रकाशित की जाती है। देख पा रहे हैं यहाँ पे जो भी ऑप्शन है आपको बताना है, थोड़ा सा समय ले लीजिए। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच। ध्यान रखिएगा, विश्व आर्थिक मंच, ठीक है, यही है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो प्रकाशित की जाती है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा प्रकाशित की जाती है। अब ये जो रिस्क जो देखिए निकाला जाता है, अलग अलग फैक्टर को ध्यान में रखा जाता है। जैसे कि नंबर 1 हो जाएगा आर्थिक जो कमजोरी है, ठीक है, आर्थिक कमजोरी के आधार पे, भू कह सकते हैं कि राजनीतिक तनाव के आधार पे, भू राजनीतिक जो, ठीक है, तनाव हो गया विभिन्न देशों के बीच। इसके अलावा सामाजिक राजनीतिक तनाव, सामाजिक राजनीतिक तनाव, पर्यावरणीय, ठीक है, पर्यावरणीय स्थिति को ध्यान में रखा जाता है कि कितनी अच्छी है कितनी खराब है, तकनीकी को भी यहाँ पे ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। ऐसे 4-5 मापदंड है, यहाँ से भी ऑप्शन बना सकता है। तो यही एक ग्लोबल रिपोर्ट यहाँ पे प्रकाशित की जाती है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूरब से पश्चिम की ओर पर्वतों का शिखरों का यहाँ पे सही क्रम है? जब भी देखिए ऐसे है ना, थोड़ा सा मैप बना लीजिए, ठीक है, जैसे हिमालयन जो रेंज है ऐसे आप मैप बना लेंगे तो आपको एक अच्छा खासा आइडिया आपको लग जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। तो कह रहा है कि पूरब से पश्चिम की ओर, मतलब इधर होगा हो जाएगा ईस्ट टू, इधर आपको जाना है वेस्ट। तो सबसे पहले इधर देखने के लिए मिल जाएगा आपको कंचनजंगा, उसके बाद कंचनजंगा के जस्ट किनारे आपको देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है, एवरेस्ट, उसके बाद इधर हो जाएगी अन्नपूर्णा, उसके बाद ऊपर चले जाएंगे तो धौलागिरी, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं यही है पूरब से पश्चिम की ओर। करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी। हमेशा ध्यान रखिएगा पश्चिम से पूरब पूछ रहा है या पूरब से पश्चिम। तो पूरब से पश्चिम की तरफ आप जाएंगे तो इधर वर्षा की मात्रा में क्या आ जाएगी, वर्षा की मात्रा में इधर क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। टेम्परेचर में भी यहाँ पे इधर क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, साइमन कमीशन निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत आया हुआ था? साइमन कमीशन, साइमन गो बैक का जब नारा लग रहा था, ठीक है, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो चुकी थी, ठीक है, इसी के दौरान। तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा इरविन के समय। ध्यान रखिएगा इरविन के समय। आपको ध्यान होगा 1919 का, 1919 का जो, ठीक है, कर सकते हैं कि गवर्नमेंट, ठीक है, ऑफ इंडिया एक्ट, या फिर इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, उसी का मूल्यांकन करने के लिए, प्रांतों में मूल्यांकन करने के लिए साइमन कमीशन की यहाँ पे नियुक्ति हुई थी, ठीक है, साइमन कमीशन की यहाँ पे नियुक्ति की थी, जो 1928 में भारत आया था। इसमें कोई भी भारतीय, ध्यान रखिएगा, नहीं था। यही कारण था, कोई भारतीय था ही नहीं, ठीक है। समस्या यहाँ पे आई, इसकी रिपोर्ट भी जब आगे चल के प्रकाशित हुई तो बिल्कुल ही प्रांतीय जो, ठीक है, क्षेत्र है उनके फेवर में, बिल्कुल इसमें कोई ऐसा प्रोविजन नहीं था। इसका विरोध भी किया गया। 1928 में देखेंगे तो यही अब क्रमबद्ध जो घटनाएं होती हैं, ठीक है, 1928 के आसपास नेहरू रिपोर्ट का भी प्रकाशन हुआ, नेहरू रिपोर्ट भी आया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद 1929 में लाहौर षड्यंत्र भी हुआ, लाहौर, ठीक है, षड्यंत्र केस भी हुआ यहाँ पे। वहीं पे देखेंगे तो स्वराज अधिनियम भी यहाँ पे पारित हुआ। ध्यान से देखते चलिए, स्वराज अधिनियम भी पारित हुआ। उसके बाद ये चलते रहेगा, ठीक है। 1929 में आ जाएगा, फिर वो दांडी मार्च वाली कहानी फिर यहाँ पे शुरू हो जाएगी। फिर गोलमेज आंदोलन का दौर 1930 के आसपास, प्रथम गोलमेज भी चलेगा, ठीक है। तो तीनों गोलमेज आंदोलन में भाग लेने वाले 2 व्यक्ति का नाम याद रखिएगा। एक तो यहाँ पे अंबेडकर है, दूसरे हैं तेज बहादुर सप्रू। अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू। गांधी जी ने सिर्फ एक ही गोलमेज आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था, द्वितीय गोलमेज, ध्यान रखिएगा, द्वितीय गोलमेज आंदोलन में, ठीक है। तो यही सब चल पड़ेगा। आप देखेंगे तो 1930 में यहाँ पे आ जाएगा पहला, ठीक है, गोलमेज सम्मेलन। उसके बाद फिर गांधी इरविन समझौता होगा, तो फिर गांधी फिर जाएंगे राजपुताना जहाज़ से द्वितीय गोलमेज आंदोलन में, ठीक है, पार्टिसिपेट करने। फिर वहीं से देखेंगे तो सांप्रदायिक पंचायत की भी यहाँ पे शुरुआत हो जाएगी। तो काफ़ी लंबा चौड़ा है, ठीक है। आपको बहुत ही अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि कौन सी घटनाएं कब हो रही है।
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है, ध्यान रखिएगा, कौन सा सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है। क्रिप्स मिशन कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखितों के समय लाया गया था, बिल्कुल सही है। शारदा कानून यहाँ पे देख पा रहे हैं, शारदा कानून, ठीक है, शारदा विलास जो कानून था ना यहाँ पे इरविन के समय, बिल्कुल सही है। बाल हत्या निरोधक कानून वेलेजले के समय, बिल्कुल सही है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम विलियम बेंटिक के समय, यही गलत है, ध्यान रखिएगा। ये किसके समय आया था, ध्यान रखिएगा, तो ये आया था यहाँ पे डलहौजी के समय, ठीक है। और एक उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड करना ठीक नहीं है, ठीक है, डलहौजी के समय, डलहौजी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, गवर्नर जनरल है डलहौजी। इसके बारे में थोड़ा हम सब लोग, ठीक है, देखने का प्रयास करते हैं। जैसे कि द्वितीय जो आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, ध्यान से देखते चलिए, द्वितीय जो आंग्ल सिख युद्ध, ठीक है, इसी के समय हुआ था, जो दिलीप सिंह को, ठीक है, पेंशन युक्त बना के उसको ब्रिटेन भेज दिया गया, पंजाब के क्षेत्रों को विलय कर लिया गया। द्वितीय, ध्यान रखिएगा, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध भी यहीं पे हुआ था। बर्मा के शासक ने, ठीक है, बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों को अधिग्रहण करने का प्रयास किया था, तो भी इसी समय हुआ था। इसके बाद देखेंगे तो वुड्स का डिस्पैच, ठीक है, वुड्स का डिस्पैच शिक्षा संबंधी इसी के समय हुआ था। ध्यान से देखते चलिए आप लोग, एक लाइन वुड्स का शिक्षा संबंधी, ठीक है, इसी समय यहाँ पे आया हुआ था। इसके बाद पेशवा के देखिए पेंशन इसी के समय ख़त्म किया गया था, पेशवा की पेंशन को, ठीक है, ख़त्म कर दिया गया था। समस्या यहाँ पे आया हुआ था, ठीक है, आप लोगों ने जरूर देखा ही होगा 1857 में। उसके बाद यहाँ पे अवध को कुशासन का आरोप लगा के जो वाजिद अली शाह था, अवध का नवाब, उसको इसी मिला लिया गया था, ठीक है। और मुंबई से ठाणे रेल भी इसी के समय चलाया गया था, मुंबई से ठाणे के बीच, ठीक है, लगभग 1853 में, 1853 के आसपास, ध्यान रखिएगा, 1853 के आसपास। और दूसरा रेल चला था 1854 में कलकत्ता एवं रानीगंज के बीच। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि पहला जो कमर्शियल ट्रेन कब चलाया गया था, पहला वाणिज्यिक ट्रेन कब चलाया गया था, क्योंकि ये जो दोनों ट्रेनें चली है ये तो है यात्री ट्रेन, यात्री ट्रेन, ठीक है। कमर्शियल ट्रेन को आप लोग बताइएगा। पूना समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन यहाँ पे सही नहीं है, पूना को लेके कौन सा कथन एक सही नहीं है। यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच हुआ था। देखिए भागवश संयोगवश यही स्टेटमेंट बहुत आउट लग रहा है, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच। देखिए अंबेडकर को मनाने में पंडित मदन मोहन मालवीय का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का काफ़ी इसमें योगदान रहा, इसीलिए दोनों की जो मुलाकात यहाँ पे हुई, गांधी और यहाँ पे अंबेडकर की। तो देखिए सांप्रदायिक पंचायत में जो सीट मिला था, रिजर्व जो सीट मिला था शुरुआत में, ध्यान रखिएगा 71 मिला था, ठीक है। लेकिन जब मामला, ठीक है, पूना पैक्ट में जब आ गया तो फिर 71 से जो सीटें जो बढ़ के यहाँ पे हो गई लगभग 147, कहीं कहीं 148 भी दिया रहता है, ध्यान रखिएगा। तो अब अंतर क्या है, तो 71 में सिर्फ यहाँ पे दलित कैंडिडेट रहेगा और सिर्फ यहाँ पे दलित वोटर भी रहेंगे। लेकिन 147 में क्या होगा कि कैंडिडेट तो सिर्फ दलित होगा लेकिन वोटर यहाँ पे ओवरऑल होंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग को ध्यान रखने की ज़रूरत है। अंग्रेजों ने भी इस प्रावधान को मान लिया जो कि गांधी के द्वारा यहाँ पे किया गया था, कोई समस्या नहीं थी। इन्हें जब कोई समस्या नहीं थी तो भाई उन्हें क्यों समस्या होती, मेन था अम्बेडकर की सहमति, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत डेटा बार बार यहाँ पे ध्यान रखिएगा पूछ लेता है, ठीक है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित कह रहा यहाँ पे नहीं है, ठीक है। पहला है यहाँ पे देखिए इंडिया होम रूल सोसाइटी श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा, बिल्कुल यहाँ पे सही है। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग तारकनाथ दास के द्वारा, ये भी बिल्कुल सही है। गदर पार्टी लाला हरदयाल, ठीक है, सोहन सिंह भाकना को आप कैसे भूल सकते हैं, ये भी सही है। पेरिस इंडियन सोसाइटी, देखिए पेरिस इंडियन सोसाइटी की जो स्थापना राजा महेंद्र प्रताप ने नहीं की थी, ध्यान रखिएगा, राजा महेंद्र प्रताप ने नहीं की थी। यहाँ पे हो जाएगा मैडम भिकाजी कामा, ठीक है, मैडम भिकाजी कामा के द्वारा। एक पारसी महिला थी, बाद में ब्रिटेन चली गई, ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन में चली गई। और मुंबई की थी, ध्यान रखेंगे, मुंबई में काफ़ी एक स्वयं सेविका के तौर पे इनको जाना गया, बहुत लोगों की इन्होंने, ठीक है, मुंबई में जब प्लेग फैला हुआ था तो ये सेवा भी की। इनकी एक और उपलब्धि है कि इन्होंने जर्मनी संसद में भारतीय, ठीक है, झंडा फहराया हुआ था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत मद्रास एवं मुंबई प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, अर्थात पहले अलग अलग, ठीक है, जो गवर्नर हुआ करता था, ठीक है, जैसे मद्रास, बंगाल, ठीक है, मुंबई,
अब क्या किया गया कि अब मुंबई और ध्यान रखिएगा मद्रास को बम्बई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत कर दिया गया, क्योंकि बम्बई ठीक है सॉरी कलकत्ता बहुत तेज़ी से क्या कर रहा था, आगे आ रहा था बहुत तेज़ी से, ठीक है, बंगाल में अंग्रेजों का कंट्रोल के रूप में आप समझ सकते हैं। तो किस अधिनियम के तहत ये किया गया था? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट। ध्यान रखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से। उस समय देखिए गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स, तो यही बना था प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। आते ही इसने जो बंगाल में जो द्वैध शासन लगा हुआ था इसको ख़त्म कर दिया और प्रत्यक्ष शासन बंगाल में लगना, ध्यान रखिएगा, शुरू हो गया। और इसी एक्ट के माध्यम से देखिए कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की, ध्यान रखिएगा, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके जो मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे थे। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है? ध्यान रखिएगा, सही सुमेलित नहीं। एग्जाम में हमेशा ध्यान रखिए सही सुमेलित पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है, जल्दीबाजी में, ठीक है, हो सकता है कि इस बार बीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग भी है, तो बहुत ही आपकी जो नज़र है, ठीक है, बिल्कुल बगुले की तरह होनी चाहिए। पहला यहाँ पे गोरखपुर में हुआ था, यहाँ पे देख पा रहे हैं गजोधर सिंह, बिल्कुल सही है, ठीक है। मथुरा में हुआ था देवी सिंह के नेतृत्व में, बिल्कुल सही है। मेरठ में दिया हुआ शहीद हसन, नाम थोड़ा सा आपको और लगना चाहिए, शहीद हसन, ठीक है, 10 मई 1857 को। यहाँ शहीद हसन की जगह यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट उत्तर धन सिंह, ध्यान रखिएगा, धन सिंह के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। और उस समय मेरठ छावनी का जो, ठीक है, जो जनरल था, आप कह सकते हैं, जो संरक्षकर्ता के रूप में मौजूद था, ठीक है, हेविट, ध्यान रखते चलिए, हेविट, ठीक है, हेविट, ठीक है, दोनों का नाम याद रखिएगा, बहुत फेमस, ठीक है, घटना है मेरठ वाली, ठीक है, 10 मई 1857, 10 मई 1857, यही मेरठ की छावनी से विद्रोह भड़का हुआ था। मेरठ से लोग आ गया दिल्ली, ठीक है। उस समय दिल्ली का जो शासक था बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल बादशाह के रूप में, संबलपुर में हो गया था यहाँ पे सुरेंद्र शाही, बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा, सही सुमेलित नहीं है, सी। निम्नलिखित में से किस विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ में किया गया था? आनंद मठ बहुत फेमस है, देखिए सन्यासी विद्रोह के फेर में लिखा गया, सन्यासी विद्रोह में। चूंकि हुआ क्या था, देखिए अंग्रेजों के द्वारा धार्मिक कर के रूप में हिंदुओं से और मुस्लिम से, दोनों से यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, एक कर, तीर्थ कर के रूप में लोग कर लगा रहा था, तो आनंद मठ में यही यहाँ पे जिक्र किया गया है, ठीक है। अब जजिया की जगह देखिए यहाँ पे कोई और धार्मिक कर के रूप में लग रहा है, ठीक है, लेकिन अंतर यही है कि अब यहाँ पे हिंदू में भी लग रहा है और मुसलमानों में भी लग रहा है। तो सन्यासी विद्रोह, ठीक है, इसी आनंद मठ में चर्चा किया गया है इस सन्यासी विद्रोह का, ठीक है। पाषाण युगीन अनुसंधान प्रारंभ करने का श्रेय किन्हें दिया जाता है? बहुत, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा रॉबर्ट ब्रूसफुट, ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 में, अब यही वो दौर है जब भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा देखिए धीरे धीरे आगे जाने लगी। पुरातत्वविदों ने बहुत सारी चीज़ों को मतलब खोज के निकाला, इतिहासकारों ने उसको अपने परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, लिखना शुरू किया, ये वही दौर था। 1863 में, ध्यान रखिएगा, पाषाण युगीन, ठीक है, मद्रास वगैरह में आपको याद होगा, मद्रास के पोलवरम में जो भी हस्तकुठार वगैरह मिला हुआ था, ठीक है। सी कार्लाइल ने यहाँ पे, ठीक है, मध्य पाषाणीन, ठीक है, हथियारों की यहाँ पे खोज की ही थी। आगे चल के एल कैबिज ने, ठीक है, लगभग देखा जाए तो 1935 के आसपास उसका अनुसंधान वगैरह, रिसर्च और बड़े लेवल पे यहाँ पे, ठीक है, किया आने लगा, ठीक है। इसमें सब थे, एल कैबिज, डी टेरा, ये लोग, ठीक है, अनुसंधान के रूप में इनको जाना जाता है। आगे चल के जब इन्होंने पाषाण युगीन अनुसंधान शुरू किया, दो नाम याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, एक बिल्कुल ही पाषाणकालीन है, दूसरा यहाँ पे मध्य पाषाणकालीन। चलिए, बहुत शानदार प्रश्न है, बिल्कुल यूपीएससी लाए। यह पंजाब में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, यहाँ से संस्कृति के 5 चरण प्राप्त होते हैं, 5 चरण प्राप्त होते हैं, ध्यान रखिएगा, पंजाब में स्थित है। यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी एवं कब्रगाह में आदमी के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। यहाँ शवों को अंडाकार गड्ढों में दफनाया जाता था।
उपयुक्त परिच्छेद निम्नलिखित में से किस स्थल को संदर्भित करता है? पढ़ते पढ़ते देखिए हड़प्पा काल का प्रश्न है, आना चाहिए। इसका करेक्ट यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, रोपड़। ठीक है, ये रोपड़ में संस्कृति के जो भी है यहाँ पे हड़प्पा कालीन संस्कृति के 5 चरण। एक होता है ना, मतलब शुरुआत में हड़प्पा जो सभ्यता है अचानक तो एक नगरीकरण सभ्यता में तब्दील नहीं हो गया। शुरू में ग्रामीण सभ्यता थी, धीरे धीरे वो नगरीय सभ्यता में पहुंची, फिर नगरीय सभ्यता से फिर से उस नगरीय सभ्यता का डिक्लाइन हुआ, फिर वो आके पुनः उसी स्टेज में आ गई। तो सारा चीज़ आपको ये चीज़ रोपड़ में देखने के लिए मिल जाएगा। और तो और यहाँ पे तांबे की कुल्हाड़ी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तांबे का सर्वप्रथम हथियार बनाया गया था। सर्वप्रथम जो प्रयोग में ली जाने वाली धातु तांबा ही था। तांबे की कुल्हाड़ी, कब्रगाह, सब यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी। हड़प्पा तो आपको पता ही होना चाहिए। हड़प्पा कुछ मैं इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे अन्नागार हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, अन्नागार। इसके अलावा R37, ध्यान रखिएगा, R37 कब्रिस्तान हो जाएगा। ठीक है, धोती पहने मूर्ति हो जाएगा, धोती पहने मूर्ति, सुनते चलिए आप लोग, धोती पहने मूर्ति। ठीक है, स्त्री के गर्भ से ठीक है निकलता हुआ पौधा, सब आपको देखने के लिए यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, कांसे का दर्पण वगैरह सब यहीं से मिला है। कालीबंगा को भी आप लोग देखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, कालीबंगा की हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको चूड़िया मिल जाएगा। ठीक है, कालीबंगा की चूड़िया काफ़ी यहाँ पे फेमस है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लोथल है तो एक, ठीक है, वर्तमान में गुजरात में स्थित। ठीक है, बस पर्याप्त है इतना। चलिए, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के माध्यम से प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद, देख पा रहे हैं यहाँ पे 90 सब आर्टिकल 1 में उल्लिखित स्वतंत्रताओं को सिर्फ तभी निलंबित किया जा सकेगा जब आपातकाल की उद्घोषणा युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण से हुई हो। बहुत ही फेमस, ठीक है, कहानी से इसका संबंध है। ठीक है, अगर मैं आपको हिंट भी कर दूं कि देखिए इमरजेंसी के बाद इसको लाया गया है, क्योंकि इमरजेंसी के दौरान इसी का बहुत ही आप कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी के द्वारा इसका, ठीक है, जो भी फ़ायदा उठाया गया था, तो अब उसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत थी और वो अमेंडमेंट हुआ यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, वो अमेंडमेंट हुआ यहाँ पे 44वें संविधान संशोधन में। 44वां जो संविधान जो संशोधन हुआ है 1978 में किया गया है, जस्ट इमरजेंसी के बाद से किया गया है। और उसमें साफ साफ ये प्रावधान लाया गया कि देखो अनुच्छेद जो 19(1) निलंबित तभी होगा जब बाह्य अथवा, ठीक है, युद्ध की उद्घोषणा हो। ये नहीं कि भाई भारत के अंदर ही यहाँ पे मतलब राष्ट्रपति शासन लग जाए और फिर उसमें पुलिस राज आ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो 91 आप लोग को पता ही होना चाहिए। ठीक है, 91, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट में से यहाँ पे 98, इसे आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। मौलिक अधिकारों में कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ध्यान रखिएगा, बच्चों के शोषण से यह संबंधित है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अनुच्छेद 24। अनुच्छेद जो 24 है यही बच्चों के शोषण से संबंधित है। इसमें साफ साफ बताया गया है कि बच्चों को जो भी हजारदस काम है, बड़े बड़े कल कारखाना वगैरह में काम नहीं करवा सकते हैं। लेकिन इसमें आगे चल के ध्यान रखिएगा, सुधार भी कराया गया कि भाई अगर कोई हल्का फुल्का काम है, मान लीजिए कोई घरेलू कार्य है जिससे कि उसकी जान की क्षति नहीं है, उसके स्वास्थ्य संबंधी, ठीक है, नुकसान नहीं है, तो भाई वो काम कराया जा सकता है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अधिकार भारतीयों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, ऐसा तो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, जो भी आप कह सकते हैं कि लोक नियोजन में, ठीक है, आप गवर्नमेंट जॉब की बात कर ले, विदेशियों को तो वही नहीं मिल सकता है ना समान अधिकार, गलत हो जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, कोई विदेशी आए अगर नागरिकता भारत की उसकी नहीं है तो फिर नहीं होगा। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आए दिन बहुत सारा इवेंट, ठीक है, आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि कोई अफ्रीकी नागरिक हो गया, यहाँ से मनमुटाव हो गया, तो ये है यहाँ पे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत उसको पूरा अधिकार है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यही एक ऐसा फंडामेंटल राइट है जो भारतीयों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। ऐसा नहीं कि आप उसके साथ कुछ कर देंगे तो विरोध नहीं करेगा, उसकी भी वाक, समझ रहे हैं ना, बोलने की मतलब आज़ादी है, आप अपने बातों को एक्सप्रेस करने की उसको भी आज़ादी है, तो ध्यान रखिएगा। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ठीक है, ये नहीं है,
कुल मिला के यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा सी, ध्यान रखिएगा सी इसका हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन संसद के सामूहिक अधिकार में शामिल नहीं है? अब सामूहिक अधिकार, ठीक है, आपको समझना होगा। सामूहिक अधिकार देखिए, चाहे हम लोग बात कर ले संसद या राज्य विधानमंडलों की, वहाँ पे सामूहिक अधिकार होते हैं, जैसे कि ठीक है, वाद विवाद कार्यवाहियों के मामले में अगर देखा जाए तो अन्य के प्रकाशन पर, ठीक है, प्रतिबंध इसमें लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी, ठीक है, व्यक्ति बाहर से घुस जाए, जाके कुछ भी बोल ले, या फिर ये भी नहीं है कि अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या कोई विधानमंडल का सदस्य है तो कुछ भी जाके बोल दे, वहाँ पे स्पीकर के द्वारा, ठीक है, बिल्कुल ही दंडित करके निकाला जा सकता है, दंड भी दिया जा सकता है। अब आइए समझिए, कार्रवाइयों से बाहर व्यक्तियों को निष्कासित करना, कह रहा है कि सामूहिक अधिकार में शामिल नहीं है, गलत हो जाएगा। न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करने का निषेध करना भी गलत हो जाएगा। संसद के सदस्यों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अब देखिए यही है, संसद के सदस्यों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संसद भवन के अंदर, ध्यान रखिएगा, यही सामूहिक अधिकार में शामिल नहीं है, अदरवाइज हर कोई इसका दुरुपयोग करेगा। और यही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो देखिए प्रयोग संसद के अंदर किसी भी पार्टी के नेता के द्वारा अगर किया जाता है तो अब देखते हैं कि बहुत बड़ा न्यूज बन जाता है वो, ठीक है, स्पीकर के द्वारा उसको बाकायदे बाहर भेज दिया जाता है दंडित करके। तो इसको आपको ध्यान रखना होगा, संसद की जो गरिमा है उसको बनाए रखने का प्रयास करना होगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लगा के वहाँ पे आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, समझ रहे इस चीज़ को, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सामूहिक अधिकार में शामिल नहीं है। सदन की अवमानना पर दंडित करने की शक्ति, ये भी यहाँ पे नहीं। ठीक है, तो करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान रखिएगा सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक कथन कर रहा है कि यहाँ पे कौन सा एक कथन सही नहीं है? ठीक है, देखते हैं। राष्ट्रपति भारत के सैन्य बलों का प्रमुख होता है, बिल्कुल सही है, ऊपर राष्ट्रपति है, अब तो एक नया पद सृजित कर दिया गया है, ठीक है, सीडीएस के रूप में, सीडीएस के रूप में। अब राष्ट्रपति सीडीएस के नीचे अब जो भी जल थल वायु सेना है, ठीक है, तो सबसे हेड सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति है, उसके बाद सीडीएस, उसके बाद यहाँ पे अलग अलग जो भी जल सेना, थल सेना, वायु सेना के जो भी यहाँ पे, ठीक है, हेड होगा वो यहाँ पे आएगा। क्यों किया गया है? देखिए, किसी भी आपात परिस्थितियों में एक बीच में ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सबसे कोऑर्डिनेट करे, ठीक है। तो अब देखिए, राष्ट्रपति यहाँ पे हो जाता था, बहुत डिफिकल्ट हो जाता था, प्रेशर अधिक बन जाता था, तो इसीलिए सीडीएस पद को यहाँ पे लाया गया। ठीक है, सीडीएस रहेगा तो तीनों ही सेनाओं के बीच कम्युनिकेशन के लिए बेहतर रहेगा। राष्ट्रपति केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष यहाँ पे पेश करता है, बिल्कुल सही है। अनुदान की कोई भी मांग राष्ट्रपति के सिफारिश के बिना यहाँ पे की जा सकती है। अब बिना राष्ट्रपति के सिफारिश के यहाँ पे अनुदान की मांग को आप नहीं कर सकते हैं। यही तो कह रहा है कौन से कथन सही नहीं। करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा सी। राष्ट्रपति वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, भी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन फांसी की सजा को क्षमा कर सकता है? इसका तो एक ही, ठीक है, लाइन है और वह है राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा, केवल और केवल, केवल यहाँ पे लगा हुआ है, इसका मतलब ओनली वन। ठीक है, ये केवल है, ऐसे चीज़ों पे बहुत ध्यान देना है। केवल हो गया, असाधारण हो गया, ठीक है, सिर्फ हो गया, तो बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, लगभग 25 क्वेश्चन हम लोगों ने किया। जानबूझ के मैं 150 क्वेश्चन कंटिन्यू नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, फिर आप लोग बोर हो जाते हैं, करते नहीं, इसीलिए आप कम ही क्वेश्चन कीजिए, लेकिन कम क्वेश्चन से जितना अधिक से अधिक उसका डायमेंशन बन पा रहा है उतने डायमेंशनों पे जोड़ दीजिए, ताकि प्रश्न जो है हमारा अगर वैसे कोई सब टॉपिक से आता है तो आप उसे सही कर ले जाए। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।